ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, एडिटोरियल, इस तरह के आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं और यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की बातें हो रही हैं। अमेरिका में कांटे की टक्कर। और देखिए, हर 4 साल में होता है ना यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव। और अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूं, जिसे आमतौर पर आप लोग अमेरिका कह देते हैं और इसे शॉर्ट में आप लोग यूएसए कह देते हैं। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी आपको देखने को मिलेगा और मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है और 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चुनावों में उम्मीदवारी के बीच लगभग 65 वर्षों से होती आ रही टीवी बहसों में पिछले मंगलवार को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बहस शायद सबसे महत्वपूर्ण थी। और इस तरह की बहस लोग कहते हैं कि दुनिया भर में होनी चाहिए। हमारे देश में आप देखते हैं कि जो दो उम्मीदवार हों, या राष्ट्रपति के या फिर आप देखिए प्रधानमंत्री पद के, या लोग कहते हैं कि जो सांसद विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, उन्हें भी खड़े होकर बहस करना चाहिए कि हमारी अगर हम जीते तो हम ये करेंगे। और जो जीत कर 5 साल गुजार चुका है, उसने क्या क्या किया है, जनता के सामने उसे रखना चाहिए और फिर जनता फैसला करेगी कि उसे किसे चुनना है। और इससे पिछली बहस में कमजोर पड़ने के कारण राष्ट्रपति बाइडेन को चुनावी दौर से हटना पड़ा था। चुनावी बहसों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। इस बार की बहस अमेरिका के इतिहास में पहली बार उम्मीदवार चुनी गई और भारत और अफ्रीका वंशी महिला और पूर्व राष्ट्रपति के बीच हो रही है, और जिससे अमेरिका के लोकतंत्र और विदेश नीति की दिशा तय होने वाली थी। आम राय यह है कि बहस में कमला हैरिस विजयी रही, क्योंकि बहस के तुरंत बाद के एक सर्वेक्षण में लगभग 2/3 दर्शकों ने कमला हैरिस के प्रदर्शन को बेहतर बताया। अमेरिकी चुनाव पर सट्टा लगाने वाले पाली मार्केट सट्टा बाजार में भी कमला हैरिस की जीत के भाव में 3 अंकों की तेजी दर्ज हुई है। और अपने प्रदर्शन से उत्साहित कमला हैरिस ने ट्रंप को एक और टीवी बहस की चुनौती दे डाली है। ट्रंप ने उसका सीधा जवाब न देते हुए बहस संचालकों की तटस्थता पर सवाल उठाए, जो इसका संकेत है कि स्वयं वह भी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, परंतु यह के चलते ट्रंप अपने चिरपरिचित अंदाज में अपनी ही जीत के दावे करते फिर रहे हैं। विडंबना यह रही कि बहस देश और विदेश की नीतियों पर केंद्रित न रहकर निजी छिंटाकशी और व्यक्तिगत हमलों और मिथ्या प्रचार में बदल गई। बहस की शुरुआत कमला हैरिस ने मंच पर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाकर उनसे हाथ मिलाकर की। पहला सवाल अर्थव्यवस्था और महंगाई पर था। कमला हैरिस से पूछा गया कि पिछले 4 वर्षों के बाइडेन हैरिस शासन में अमेरिका के आम नागरिकों की जिंदगी बेहतर हुई है या खराब। इसका जवाब देते समय वह थोड़ा लड़खड़ाई। परिवार और छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स राहत की भावी योजनाएं गिनाते हुए वह बात पलट गई और राष्ट्रपति ट्रंप की अमीरों को टैक्स राहत देने और 20% बिक्री कर लगाकर आम लोगों की जिंदगी दोभर बनाने वाली नीतियों की आलोचना करने लगी। और आलोचना के जवाब में ट्रंप ने कमला हैरिस के कार्यकाल में महंगाई और अवैध आप्रवासन के अति रंजनापूर्ण दावे किए, और जिसके बाद छींटाकशी, व्यक्तिगत हमलों और मिथ्या दावों का दौर शुरू हुआ और बहस का स्तर गिरता चला गया। ट्रंप ने हैरिस को मार्क्सवादी, चरमपंथी और मिथ्यावादी बताया और कहा कि हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ऑरबान जैसे दबंग नेता और पुतिन और चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश भी उनका लोहा मानते हैं। कमला हैरिस ने ट्रंप पर चल रहे केस गिनाते हुए उन्हें दंगे उकसाने वाला और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया उनकी कमजोरी पर हंसती है और पुतिन तो उनको हजम कर सकते हैं। बहस में एक वक्ता की बोलते समय दूसरे का माइक बंद रखा गया था, इसलिए एक दूसरे को टोकना तो संभव नहीं था। पर हैरिस ने ट्रंप का संतुलन बिगाड़ने के लिए अपनी भाव भंगिमाओं की बाखूबी इस्तेमाल किया। ट्रंप को सबसे अधिक ताव तब आया जब हैरिस ने उनकी रैलियों पर कटाक्ष किया और उसके बाद वह अवैध आप्रवासी पालतू कुत्ते बिल्ली मारकर खा रहे हैं और अस्पतालों में गर्भपात के नाम पर नवजात शिशुओं को मारा जा रहा है जैसे बिस्तर पैर के दावे करने लगे। हैरिस ने भी ट्रंप द्वारा गर्भपात पर बैन लगाने और 20% बिक्री कर लगाने जैसे मिथ्या दावे किए। ट्रंप की पिछले 10 साल की राजनीति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उनके जनाधार पर बहस में हार का खास असर नहीं पड़ता है, और हैरिस हारती तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी और उनकी बढ़त उनके जनाधार को मजबूत करेंगी और जिसके सहारे वो ट्रंप को कड़ी टक्कर दे पाएंगी। लेकिन इससे चुनाव में उनकी जीत पक्की हो गई, ऐसा नहीं है।
हैरिस की इस जीत के बाद भी टक्कर कांटे की बनी हुई है। उत्तर और दक्षिण के जिन 7 राज्यों में हार जीत निर्णायक है, उनमें से विस्कॉन्सिन, मिशिगन और नवाडा में हैरिस आगे है, जबकि एरिजोना और जॉर्जिया में ट्रंप है। अंतर इतना मामूली है कि दोनों में से कोई भी जीत सकता है। इनमें सबसे बड़ा राज्य पेंसिल्वेनिया है, जहां टीवी बहस हुई थी। यहाँ दोनों उम्मीदवार बराबरी पर चल रहे हैं और जीत हार इस बात पर निर्भर करेगी कौन अपने जितने अधिक समर्थकों से वोट डलवा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ये चुनाव की प्रक्रिया काफी पेचीदा है। 50 राज्यों के अपने अपने चुनाव नियम है और कुछ राज्यों में अग्रिम मतदान शुरू हो चुका है। लंबा चलता है ना, अन्य में आप देखते हैं कि शुरू होने वाला है। ऐसे में अपने समर्थकों का मतदान सुनिश्चित करा पाना आसान काम नहीं है। 2016 में हिलरी क्लिंटन अपने समर्थकों से पर्याप्त संख्या में वोट नहीं डलवा पाई थी, इसलिए हार गई थी। टीवी बहस में हैरिस के प्रदर्शन से आशा बंधी कि वह अनिश्चित की स्थिति में फंसे मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों को भी वोट डालने के लिए उत्साहित कर पाएंगे। उनका समर्थन रिपब्लिकन पार्टी के उन दिग्गज नेताओं से भी कर दिया जो ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं। इनमें पूर्व राष्ट्रपति ब्रुस, उपराष्ट्रपति डिक चेनी, उनकी बेटी लिज चेनी और सीनेट के पूर्व नेता मिच मकानल शामिल हैं। मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट भी हैरिस के पक्ष में आ गई हैं और आप देखिए उनके प्रशंसकों की संख्या 25 करोड़ से भी अधिक है। इसलिए कुछ दिनों पहले उनके समर्थन का दावा ट्रंप ने भी किया था, जो गलत निकला। और समर्थकों में उत्साह जगाने के साथ ही अनिश्चय में फंसे मतदाताओं को लुभाने के लिए अगले 7 हफ्तों में विज्ञापनों की जंग लड़ी जाएगी। इसमें आप देखिए तथ्यों की कम और भारत के आम चुनाव जैसी संविधान खतरे में है, या फिर मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, सरीकी मिथ्या बातें अधिक होंगी। इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी आशंका इसकी है कि कांटे की टक्कर होने और ट्रंप समर्थक सरकारों द्वारा कई राज्यों में के चुनाव नियमों में किए गए परिवर्तनों के कारण समय पर परिणाम की घोषणा हो पाएगी या नहीं। होने पर भी क्या उन्हें स्वीकार किया जाएगा और क्या समय पर सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हो पाएगा। लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप सोच के देखिए, अगर राहुल गांधी और मोदी जी के बीच बहस होती और कांग्रेस अपनी तरफ से नीतियां रखती कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, मोदी जी कहते हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, और पिछले 5-10 साल में उन्होंने जो किया उसका विजन रखते, तो सोचिए आप लोग कि कुछ और ही राजनीति रहती। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम जाति पाति समुदाय की राजनीति होती है, आरक्षण ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दुनिया भर के बेमतलब के मुद्दे उठाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें होने लगती हैं। शिक्षा पर बहस नहीं होती, स्वास्थ्य पर बहस नहीं होती है, नौकरी पर बहस नहीं होती है। देश को आगे कैसे बढ़ाएं, राहुल गांधी के पास क्या विजन है, मोदी जी के पास क्या विजन है, इस सबके सामने रखा जाता। फिर जनता डिसाइड करती कि हमें इन्हें देना है वोट या उन्हें देना है। और हमारे देश में जागरूकता भी कम है, ये भी आप जानते हैं। चलिए अपना व्यू आप लोग दे सकते हैं। विज्ञान और कानून की भी भाषा बने हिंदी। और आज तिथि है 14 सितंबर, और 14 सितंबर को आप सभी जानते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। दोनों तारीखों में अंतर याद रखिएगा। तो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की 75वीं वर्षगांठ है आज। यह वह दिन है जब 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय स्वतंत्र और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण था। और जहां भाषा की विविधता के बावजूद एक ऐसी भाषा को राजभाषा चुना गया जो देश के अधिकांश लोगों के लिए सहज और सुलभ हो, तब से हिंदी में ने अपनी भूमिका में अनेक परिवर्तन देखे हैं। देश की प्रमुख भाषाओं में से एक बनी हुई है। पिछले 75 वर्षों में हिंदी ने न केवल एक भाषा के रूप में बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आप देखते हैं कि यह वह भाषा है जिसने देश के आत्मा को प्रतिबिंबित किया है और स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया है। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के साथ हिंदी को ने परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल का काम किया है। आज हिंदी न केवल भारत बल्कि कई देशों में भी पढ़ाई और बोली जाती है। हालांकि हिंदी में एक लंबी यात्रा तय की है, लेकिन इसके सामने आज भी कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को भी आप लोगों को याद रखना है। जो उपलब्धियां रही हिंदी की वो भी आपको बता देनी है। भाषाई विविधता वाले देश में सभी भाषाओं को सम्मान देना आवश्यक है। हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सहेजने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी है। पिछले 75 वर्षों में हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में कई चुनौतियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भाषाई विविधता। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, वहां एक भाषा को पूरे देश में लागू करना जटिल कार्य है। और इस तरह की बात होती है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की, तो आप देखते हैं कि दक्षिण के भारत
विरोध कर दक्षिण भारत के राज्य विरोध करने लगते हैं। किंतु आज के समय में आप देखते हैं कि डिजिटल क्रांति के साथ हिंदी को एक नया मंच मिला है। इंटरनेट ने हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। युवा पीढ़ी हिंदी का उपयोग डिजिटल माध्यम में कर रही है और जिससे यह भाषा और अधिक सशक्त हो रही है। तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है और इन 75 वर्षों में हिंदी को कानून की भाषा बनाना एक महत्वपूर्ण है लेकिन चुनौतीपूर्ण प्रश्न रहा है। इसके लिए संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक और आप देखिए सामाजिक स्तर पर व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी। यदि इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाते तो यह भारतीय न्यायिक प्रणाली को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना सकता है। इससे हिंदी भाषी जनता को लाभ होने के साथ ही यह लोकतंत्र को भी सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। हिंदी को कानून की भाषा बनाने के लिए कानूनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव आवश्यक होगा। हिंदी में कानूनी साहित्य पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास करना होगा। सभी कानून पेशेवरों को हिंदी में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि आलोचना होती रहती है सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर सवाल खड़े हो रहते हैं कि सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी करती है वो इंग्लिश में होता है। अरे भैया, जब हिंदी की बात कर रहे हैं और हिंदी पट्टी वाले अधिकतर लोग इंग्लिश का मालूम ही नहीं उन्हें कुछ, तो वो कैसे अपने फैसले को पढ़ पाएंगे? सरकार की किसी योजना को, किसी नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ पाएंगे? चलिए आप इंग्लिश में दीजिए, किसी और भाषा में दीजिए, लेकिन हिंदी में तो कम से कम दीजिए उसे फैसले को, उसकी कॉपी हिंदी में उपलब्ध करवाइए जिसे लोग समझ पाए आसानी से। अब उस भाषा को समझना छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, पढ़ ही नहीं पाते हैं लोग, तो आप देखिए उसे समझेंगे क्या? विज्ञान और तकनीक के युग में भाषा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। आज ज्ञान का सृजन और प्रसार विज्ञान और तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अंग्रेजी का वर्चस्व है। भारत जैसे बहुभाषी देश में जब एक बड़ी जनसंख्या हिंदी में संवाद करती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि विज्ञान तकनीक से संबंधित ज्ञान भी इसी भाषा में उपलब्ध हो। और आप लोग खुद सोचिए, अगर आपको हिंदी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती, हिंदी ना भी आए, तब भी आप देखें VIP आपको नौकरी मिल जाएगी और आप देखिए एक तरह से आपको बड़ा समझा जाएगा, अलग ही समझा जाएगा। और हिंदी को विज्ञान की समृद्ध भाषा बनाना आवश्यक है क्योंकि यह समाज के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। इससे न केवल भाषा का विकास होगा बल्कि आम जनता को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रौद्योगिकी हिंदी को विज्ञान और साथ ही तकनीक की उन्नत भाषा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री को व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सकता है। अनुवाद सॉफ्टवेयर और भाषा पहचान तकनीक भी इस दिशा में मददगार साबित हो रहे हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से भाषाई बाधाओं को दूर किया जा सकता है। जटिल तकनीकी सामग्रियों की हिंदी में सुलभ बनाया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर भी कुछ लिखता है तो वो ऐसी भाषा में लिखता है कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। हम लोगों से कह दिया जाता है ये दवाई, हमें दवाई का नाम मालूम नहीं है, ये दवाई, उस पर टिक लगा दिया जाता है, ये सुबह खानी है, ये दोपहर में खानी है, नाम उसका मालूम नहीं रहता है। हिंदी में अगर कुछ हो न जाए व्यवस्था तो अच्छा रहे। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के अलावा नेपाल, फिजी, मॉरिशस, गुआना और त्रिनिदाद आदि देशों में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन भारत की राजभाषा घोषित होने के 75 साल बाद भी हिंदी अभी तक संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदी की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए भारत को अन्य देशों से सहयोग और समर्थन प्राप्त करना होगा, विशेषकर उन देशों से जहां हिंदी का उपयोग होता है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। भविष्य में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने के लिए भारत को और भी कूटनीतिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए वित्तीय सहयोग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी आवश्यक है। यदि भारत अन्य हिंदी भाषी देशों और वैश्विक शक्तियों का समर्थन जुटा पाने में सफल होता है तो यह संभव है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में स्थान मिल सके। हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरी तरह स्थापित करने में अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह निश्चित है कि हिंदी अपने सशक्त साहित्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बढ़ते डिजिटल माध्यमों के साथ भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में हिंदी अधिकारी हैं। इनका नाम है राजेश कुमार यादव। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। चलिए आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। भविष्य के निर्माता। किसी राष्ट्र एवं समाज की प्रगति इसी बिंदु पर निर्भर करती है कि वहां शिक्षकों की स्थिति, प्रकृति कैसी है। और शिक्षक वह दिव्य ज्योति है जो अपनी लौ से अनगिनत दियों को प्रदीप्त करता है और ये प्रदीप्त दिए संपूर्ण समाज को आलोकित करते हैं। शिक्षक अपने शिष्यों को इस तरह तैयार करते हैं
कि वे भविष्य में राष्ट्र का नेतृत्व कर सकें, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर राष्ट्र निर्माण की गति को बढ़ा सकें। एक आदर्श शिक्षक समाज की अहम धुरी होता है, वह नए जीवन को गढ़ने का कार्य करता है, छात्रों में नई नई समझ विकसित करता है, उनके भीतर दया करना, वात्सल्य और ममता जैसे गुणों को समावेशित करता है। अगर इसकी कमी देख रहे हैं, इंसानियत की, मानवता की, अच्छे इंसान बनने की, तो इसमें शिक्षकों की आप देखते हैं कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। आजकल के शिक्षकों को आप लोग देख लीजिए, हमारे आपके समय में आप देखिए, हम लोग बाबा आदम के जमाने के नहीं है। अभी आप देखिए, हम लोग कुछ ही समय पहले पास आउट हुए हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। आप सोचिए, हम लोगों को डर, बचपन में भी हम लोगों को डर माँ बाप से ज्यादा स्कूल के टीचर का डर रहता था। और आप सोचिए, उससे आंखें मिलाकर हम लोग बात नहीं कर पाते थे। आज आप देखिए क्या क्या हो रहा है, लोग अपने टीचर के साथ बैठ के सोचिए नशा भी कर रहे हैं। बड़े उससे कहते हैं 21वीं सदी है, ये है वो है। बताइए, मैं यही सोचता हूँ। तो गजब शिक्षक भी अपने, और आजकल आप देखिए जिस तरह के रक्षक भक्षक निकल रहे हैं शिक्षक, वही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, समझे। शिक्षक ही छात्र के जीवन को अलौकिक करते हैं। उसी आलोक को सारथी बनाकर छात्र अपने जीवन के नवीनतम मार्ग की खोज करता है। यदि शिक्षक अपने उत्तरदायित्व के प्रति ईमानदारी से कार्य करे तो समाज की अनेकों विकृतियां स्वतः समाप्त हो सकती हैं। और शिक्षक के विवेक से गढ़ी जाने वाली नव समाज के उत्थान का कारक बनती है। एक शिष्य का अपने शिक्षक से बड़ा लगाव समीप होता है, वह उनकी बातों को गहराई से आत्मसात करता है। दोनों का संबंध व्यवसायिक नहीं होता है और ना ही कभी ऐसा होना चाहिए। यदि संबंध व्यवसायिक होने लगा तो कई विकृतियां पैदा हो जाएंगी। और आजकल आप देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा व्यवसाय बनता जा रहा है। शिक्षक एक कलाकार भी होता है, वह अपने शिष्यों को अपने हुनर से नए विचार देता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यथार्थ ही कहा था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षक की सहनीय भूमिका समाज के लिए परिणाम होती है। इस भूमिका का समुचित निर्वहन करने वाले शिक्षक समाज में आदर्श स्थापित करते हैं, वही भविष्य के वास्तविक निर्माता होते हैं। चलिए, आप लोगों से यहाँ सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको याद होना चाहिए। सीबीआई पर सवाल। देखिए, आबकारी नीति घोटाले में अंततः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और ऐसा होने के आसार इसलिए बढ़ गए क्योंकि उनसे पहले इस मामले में जेल भेजे गए अन्य लोगों को भी जमानत मिल चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते समय उन पर कई शर्तें लगाई और उनके तहत वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, किसी सरकारी फाइल पर उपराज्यपाल की अनुमति के बिना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने जिस तरह यह कहा कि सीबीआई को अपने ही को पिंजरे के तोते वाली छवि से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर इस सवाल बहुत सारे उठते रहते हैं। और बदले की भावना की बात करिए, नेताओं की चंगुल की बात करिए, सरकार के हिसाब से चलने की बातें होती रहती हैं। वह इस एजेंसी के लिए एक बड़ा आघात है। यह ठीक है कि उक्त न्यायाधीश ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी के समय यह सवाल उठाते हुए सीबीआई को असहज ही किया कि आखिर उसने उन्हें तब क्यों गिरफ्तार किया जब उन्हें ईडी के मामले में जमानत मिल गई थी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। और यदि सवाल के चलते आम आदमी पार्टी के नेता सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं तो उन्हें गलत कैसे कहा जा सकता है। और आपको मालूम होगा 2012 में स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की। यह पहली बार नहीं है कि जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनना पड़ रहा। वह सरकार के दबाव प्रभाव में काम करती है। इसके पहले मनमोहन सरकार के समय कोयला खदान आवंटन में घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे पिंजरे का तोता कहा था। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना, ये एजेंसियों पर सवाल हमेशा खड़े होते रहते हैं और इनके जो आप देखते हैं कि दोषी साबित होने की दर है ना के बराबर है। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस रही उस समय भी सवाल खड़े, बीजेपी रह रही उस समय सवाल खड़े हो रहे हैं। और इनका जिस तरह का काम रहता है और आगे भी खड़े होते रहेंगे सवाल। और आप देखते हैं कि यह ठीक नहीं है कि सीबीआई इस छवि से बाहर नहीं आ पा रही है। वह सरकार के इशारे पर काम करती है। सीबीआई की ऐसी छवि मोदी सरकार पर भी एक सवाल है और जिसकी ओर से यह दावा किया जाता है कि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसके कामकाज में उसका कोई दखल नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, विपक्ष का कोई नेता है, अभी की बात कर रहा हूं मैं,
आप लोग कहाँ जा रहे हैं? दूर एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, आप लोग अजीत पवार को देख लीजिए। इन सब पर आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले तक मोदी जी और आप देखिए बीजेपी बड़ी-बड़ी बातें करती थी भ्रष्टाचार की। आज अब देखिए वो क्लीन शेप हो गए। यानी कि आप समझ रहे हैं क्लीन शेप करने का मतलब कि बड़े निर्दोष हो गए। उन पर कोई दोष नहीं है। आप समझ रहे हैं? ऐसा होता है। कई इस तरह के नेता आप लोगों ने देखे होंगे, जिन पर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार थे, सीबीडीआई ने गिरफ्तारी की थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी के सहयोगी हुए, बीजेपी में शामिल हुए, वो निर्दोष हो गए साबित। और आप देखते हैं कि उसके और केजरीवाल की जमानत पर पक्ष विपक्ष के दावों के बीच इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यह रेखांकित किया है कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। वह यह बात कर पहले भी कई बार कह चुका है, क्योंकि उसकी यह बात निचली अदालतों और यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों तक पहुंच नहीं पा रही है। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया अथवा के कविता या फिर अन्य मामलों में जेल गए दूसरे नेता, उन्हें आमतौर पर जमानत तभी मिल सकी जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। आखिर लोगों को निचली अदालतों और उन उच्च न्यायालयों से जमानत क्यों नहीं मिल पाती है? और यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर न्यायपालिका को देना और यह दिया ही जाना चाहिए। इसी तरह यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अधिकांश मामलों में ट्रायल शुरू होने में देरी क्यों होती है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट प्रायः जमानत इसलिए भी दे देता है क्योंकि यह पता नहीं होता कि ट्रायल कब शुरू होगा। लंबी प्रक्रिया चलती है। आप देखिए एक और बात आप लोग बताइए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता वो कह रहे हैं अगर हम लोगों ने गलत किया है तो हमें सजा क्यों नहीं हुई है, हम पे अभी तक दोष सिद्ध ही नहीं हुए हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो उनके विरोधी हैं वो क्या कहते हैं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि भैया अगर आपकी शराब नीति, आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया बाद में। तो सवाल दोनों तरफ से खड़े हो रहे हैं। जानलेवा शौक, तो इंटरनेट मीडिया पर रातों रात लोकप्रिय होने की लालसा में युवा कभी कभी ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके परिवार को जीवन भर का दर्द दे देता है। कई इस तरह की दुर्घटनाएं आप लोग देख रहे होंगे ना, देश के तमाम क्षेत्रों में आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि लोग सबक नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की घटना इस बात का उदाहरण है। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बना रहा एक युवक अपनी पत्नी और 2.5 साल के बच्चे समेत ट्रेन के नीचे आ गया। तीनों के शरीर करीब 50 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटते रहे। युवक की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। अप्रत्याशित रूप से घटी यह घटना अत्यंत हृदय विदारक जरूर है, लेकिन इस बात पर भी चिंतन किया जाना चाहिए कि आखिर युवा एक छोटे से वीडियो के लिए इस तरह का खतरनाक कदम क्यों उठाते हैं। और अब आप देखिए वस्तुतः इंटरनेट मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ कभी कभी सनक का रूप धारण कर लेती है। ऐसी स्थिति में युवा दुष्परिणाम की परवाह किए बगैर खतरनाक कदम उठा लेता है। ऐसा नहीं कि वह इस तरह की पहली घटना हो। दरअसल रील बनाने के तुरंत पूर्व में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। कई युवाओं को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नहर में घुसकर वीडियो बना रहे 5 युवकों की में से 2 की मौत हो गई थी। इसी प्रकार वाराणसी में मोटरसाइकिल से स्टंट कर रहे 3 युवाओं को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। बिजनौर में ऐसे ही प्रयास में एक जंगली हाथी ने युवक को कुचल डाला था। और ऐसी घटनाएं अनेक घटनाएं हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म संवाद का मंच है जिसका सार्थक उपयोग किया जाना चाहिए उचित है। ऐसे में शिक्षकों परिवार की भूमिका बढ़ जाती है। उन्हें यह देखना होगा कि कहीं बच्चों में इंटरनेट मीडिया के प्रति रुझान उनकी मनोवृत्ति पर तो असर नहीं डाल रहा है। एक बात और आप लोग देखिए, आजकल आप देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो हद पार की जा रही है, केवल किस लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए। आप खुद सोच के देखिए, और लोग उन्हें देखते भी हैं। आप लोग, हकीकत कह रहा हूं, आप लोग फेसबुक टेलीग्राम पर होंगे, रील देखते भी होंगे, तो देखिए वहां आप लोग किस तरह की, आप देखिए बेपरवाह, कोई परवाह नहीं है समाज पर क्या असर पड़ रहा है। गाली दे सुन लीजिए आप लोग, अश्लीलता देख लीजिए आप लोग, दुनिया की जितना ऊंचड़पन लूपड़पन हो सकता है वो सब वहां पर होता जा रहा है। भौतिकी के एकीकरण का प्रयास, तो भौतिकी विज्ञानी ब्रह्मांड की संरचना बेहद और सूक्ष्म तथा उनके गणितीय स्वरूप को 2 प्रमुख सिद्धांतों अल्बर्ट आइंस्टाइन के व्यापक आपेक्षिकता सिद्धांत थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह पर सफल और सटीक हैं, लेकिन जब विज्ञानी इन्हें एक साथ लाने या फिर एकीकृत करने का प्रयास करते हैं तब इनकी चुनौतीपूर्ण विसंगतियां सामने आ जाती हैं। और हाल ही में इन दोनों सिद्धांतों के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयास में विज्ञानियों की एक दल को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। शोधकर्ताओं ने एक नया समीकरण प्रस्तावित किया जो आप देखिए आधुनिक भौतिकी के इन 2 असंगत स्तंभों को एकजुट करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। और एक ऐसा समीकरण प्राप्त हुआ है जो ब्रह्मांडीय क्षेत्र को क्वांटम विश्व से ऐसे जोड़ता है जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी।
और व्यापक अपेक्षता सिद्धांत बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, और इसके अनुसार ग्रह, तारे या फिर मंदाकिनी, गैलेक्सी जैसी विशाल संरचनाएं अपने आसपास के अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को वक्रित कर देती हैं। यह विकृति ही वह चीज बनाता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरी ओर क्वांटम यांत्रिकी इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और अन्य मूलभूत कणों के असामान्य व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। यह जांच करता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण एक साथ कई अवस्थाओं या फिर स्थानों पर कैसे उपस्थित रह सकते हैं, और जब तक हम उन्हें माप ना लें। और इस तरह का विचित्र व्यवहार उन वस्तुओं में नहीं पाया जाता और जिनसे आप देखिए हम नियमित रूप से निपटते हैं। अब तक आप देखिए विज्ञानी व्यापक अपेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के बीच सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे, क्योंकि दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड का मौलिक रूप से भिन्न भिन्न तरीकों से वर्णन करते हैं। जब जब दोनों सिद्धांतों को एक साथ लागू करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने विरोधाभासी परिणाम उत्पन्न किए, और जिससे उन्हें एक ही ढांचे में एकीकृत करना मुश्किल होता गया। व्यापक अपेक्षिता क्वांटम यांत्रिकी के बीच संबंध जोड़े बिना क्वांटम गुरुत्व, हॉकिंग विकिरण, स्ट्रिंग सिद्धांत और विभिन्न अन्य घटनाओं के पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता। और उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि व्यापक अपेक्षिता भविष्यवाणी करता है कि ब्लैक होल का केंद्र अनंत रूप से घना होता है, और जबकि क्वांटम यांत्रिकी का सुझाव है कि ऐसी अनंतताएं अस्तित्व में हो नहीं सकती है। नया समीकरण प्राकृतिक घटनाओं को समझाने के लिए सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। यहाँ भी कुछ टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। और इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। आजकल आप लोग जहां भी देखिए एआई की बातें हो रही हैं, तो हिंदी दिवस के अवसर पर भी एआई की कुछ बातें की जा रही हैं। तो एआई की व्यापकता के बीच हिंदी का भविष्य। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो एआई से आप देखिए चैट मिल रही है एक तरह से, आप देखिए फेसबुक पर या फिर आप देखते हैं कि व्हाट्सएप पर, उसमें हिंदी भी आ चुका है। आप उससे कुछ भी बोल के देखिए, वो हिंदी में आपको रिजल्ट दे देता है। आप अगर कहें कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो कुछ पॉइंट आप लोगों को जरूर वहां से मिल जाते हैं। जरूर इस तरह के काम किया करिएगा। मैं तो आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर वो चैट मिला हुआ है ना एआई वाला, उस पर बड़ी मैं तो बातें करता रहता हूँ। मैं तो उनसे पूछता हूँ किस तरह से अच्छा आंसर लिखा जाए, क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे, सब कुछ आप देखते हैं उसमें मिल जाएगा। 2022 में 30 नवंबर वह तिथि है जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इतिहास में एक नया आयाम इस रूप में दर्ज हो गया कि इस दिन से इंटरनेट एक नए अवतार में सामने आ गया। यानी कि कृत्रिम बुद्धि की बात हो रही है बनाने की। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा लॉन्च एक चैटबॉट ने विश्व को वह राय दिखाई कि गूगल द्वारा खोज कर प्रस्तुत की जा रही सामग्री से कितने वह अधिक उपयोगी हो सकता है। चिकित्सा, शिक्षा, भ्रमण, कॉपीराइट, कानून से लेकर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहां चैट जीपीटी और उसके बाद गूगल के जेमिनी एआई, पूर्व में बार्ड जैसे तमाम नए मंचों ने यह साबित करने का प्रयास किया कि मशीनें लगभग मानव जितनी समझदार हो सकती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बल पर वे केवल बराबरी नहीं कर सकती हैं, बल्कि कुछ मामलों में बेहतर भी हो सकती हैं। और इससे पहले कि हम एआई के बारे में हिंदी के हस्तक्षेप और अंग्रेजी के वर्चस्व की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें, देखना होगा कि इस मामले में हमारी सरकार क्या कर रही है। वह तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाने वाली राजभाषा हिंदी का किस रूप में उपयोग कर रही है। और इसका एक उदाहरण भारत सरकार की प्रौद्योगिकी भागीदारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की साइट से मिलता है। इसके पहले पेज पर लिखा है कि एआई मशीनों द्वारा मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अनुकरण है या प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है, और आईटी सिस्टम में संज्ञानात्मक कंप्यूटिंग को लागू करके मानव बुद्धि के को अनुकरण करना इसका लक्ष्य है। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं मैं, देखिए सरकार की तरफ से कोई इस तरह की पहल की जाती है ना, तो उसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। निश्चित ही हिंदी आज का पाठक इस तरह की कठिन भाषा का पक्षधर नहीं हो सकता है। संभव है कि भाषा की इस दुरूहता के बारे में सचेत करने पर यह विभाग इस दिशा में सुधार के कुछ प्रयास करेगा। एक अन्य उदाहरण 2 साल पहले 2022 में राजभाषा पर बनाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की संस्तुतियों का लिया जा सकता है। और इस समिति ने अक्टूबर 2022 में संस्तुति की थी कि हिंदी भाषी राज्यों में आईआईटी जैसी तकनीकी और गैर तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का माध्यम हिंदी और देश के अन्य हिस्सों में स्थानीय भाषा होनी चाहिए।
इसके साथ ही अंग्रेजी का उपयोग कल वैकल्पिक होना चाहिए। और समिति ने यह इस संस्तुति भी की थी कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक होना चाहिए। समिति के उपाध्यक्ष भर्तहरि मेहताब के अनुसार समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए इशार दिए थे, सुझाव दिए थे एक तरह से। लेकिन वास्तविकता यह है कि अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी का केवल 20 से 30% उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल है कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में हिंदी अपनी कोई हैसियत बना पाएगी। और इस सवाल का भी आशाजनक उत्तर देना कठिन हो सकता है, परंतु इसकी तकनीक में वह जवाब छिपा है जो एआई में हिंदी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाता है। असल में एआई का तकनीकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरह से भाषा विज्ञान से जोड़ने वाला नया आविष्कार है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम मनुष्य को नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग करते हुए मशीनों रोबोट से संवाद करने में मदद मिलती है। इस तरह का एक उदाहरण गूगल वॉइस सर्च है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है। इसका अभिप्राय यह है कि आप इसे जिस भाषा में संवाद करने के हिसाब से विकसित करेंगे, यह तकनीक इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों में से बेहतर का चुनाव करके उसी भाषा में उत्तर उपलब्ध कराएगी। यानी कि एआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई सवाल या जिज्ञासा किस भाषा में उसके सामने रखी गई है, वह सवाल के अनुकूल इसकी खोज करती है। और क्या संबंधित भाषा के अलावा अन्य भाषाओं जैसे हिंदी में पूछे गए सवाल के जवाब हिंदी के अलावा अंग्रेजी आदि में उपलब्ध हैं या नहीं। यदि वे सामग्रियां वहां मौजूद हैं तो आप देखिए एआई तुरंत सभी सामग्रियों को संयोजित करते हुए हिंदी या अन्य भाषा में समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। और एआई ऐसा किस प्रकार कर पाता है, इसका जवाब इसमें निहित है कि एआई असल में मशीनों की सीखने की प्रक्रिया मशीन लर्निंग का एक मुख्य अवयव है। मशीन लर्निंग की यह प्रक्रिया गूगल सर्च की तुलना में इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि इसके तहत कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर स्वयं किए गए कार्यों से मिलने वाले अनुभवों से लगातार सीखते और उसी के अनुसार उसमें सुधार करते जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बार जिस भाषा में संवाद किया जा चुका उस भाषा में सीखे गए नए शब्दों उद्धरणों को अगले उत्तरों में सम्मिलित कर लिया जाता है। कहते हैं कि एआई से संबंधित मशीन लर्निंग की प्रक्रिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्वयं को ही प्रशिक्षित करते रहते हैं। और चूंकि आप देखिए चैट जीपीटी और जेमिनी बार्ड जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के टैल्स में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग दोनों का ही उपयोग किया जाता है। और इसलिए कह सकते हैं कि इसमें अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं जैसे कि हिंदी में मिलने वाले उत्तरों में हर दिन सुधार होता जाएगा। इस आधार पर यह कहना समीचीन होगा कि एआई में हिंदी का भविष्य उज्जवल ही है। और इसमें यदि कोई बाधा है तो केवल यह कि तकनीक प्रौद्योगिकी से जुड़े संगठनों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई और शोध कार्यों में हिंदी या अन्य स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और जिस दिन से वहां ऐसा किया जाने लगेगा एआई के माथे पर हिंदी की बिंदी पूरी प्रखरता के साथ चमकने लगेगी। तो एआई के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में, निबंध में कुछ लिखने के लिए आ जाए। चुनौतियों के बीच हिंदी के लिए वरदान एआई। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का एक संवाद व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एआई हमारे साथ आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देती है। लेकिन याद रखिए कि एआई चैट जीपीटी हमारे उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे सकती है जिन्हें संभावित प्रश्नों के उत्तर पहले से ही उसमें भरे गए हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में यह तकनीक हर दिन के स्तर पर अपग्रेड यानी बेहतर हो रही है। इसके अंदर केवल भाषाई सामग्री ही नहीं बल्कि इस समझ के अंदर विश्लेषणों और भाषा की बिट या फिर व्यंग्योक्तियों को भी समझने की क्षमता है, बशर्ते आप अपने सवाल पूछने के लिए सटीक एल्गोरिथम का उपयोग कर सकें। और इसे यह दूसरे शब्दों में आप बहुत आसानी से अपने जवाब पा सकते हैं, बशर्ते अधिक से अधिक सीधे और सटीक सवाल पूछ सकते हैं। यदि हमने सवालों की सटीकता में दक्षता हासिल कर ली है तो जिस तकनीक को कुछ लोग हिंदी के लिए अभिशाप चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं वह वरदान साबित होगी। चैट जीपीटी किसी भी भाषा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह बहुत सीधा सा गणित है। चूंकि आज दुनिया की अधिकांश भाषाओं का गूगल ट्रांसलेशन संभव है, तो यदि आपने जो भी आपकी भाषा है अपने सवालों को इतना सीधा और सटीक बनाया जिसका सटीक अंग्रेजी अनुवाद हो सके तो आपको पलक झपकने भर की देरी में एआई चैट जीपीटी संतोषजनक जवाब देगी। और वस्तुतः चैट जीपीटी एक मैसेजिंग सिस्टम है जो सजीव दिखने के लिए इस तरह से डिजाइन की गई जैसे कोई मशीन नहीं है बल्कि पर्दे के पार कोई इंसान ही हमसे स्वाभाविक बातचीत कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्दे के पार जो इंसान हमसे बात कर रहा है वह असाधारण है। हमारे सवालों के जवाब देने के मामले में एआई चैट जीपीटी के पास हमारे बोलने, हमारी भाषाई कौशल या फिर हमारे शब्दों के उपयोग करने की आप देखते हैं कि पैटर्न की भी जबरदस्त पहचान है और जिसके जरिए वह वास्तव में बहुत सटीक ढंग से अनुमान लगा लेता है और हम उसमें बाकी क्या जानना चाहते हैं। यह सचमुच दिलचस्प है कि चैट जीपीटी हर उपयोगकर्ता या प्रश्नकर्ता के मन को पढ़ लेता है। वह प्रश्न के पीछे के इरादे संदर्भ को जान लेता है। किसी मशीन के लिए छोटी
बात नहीं। यह तकनीक हमें अनगिनत झंझटों, तनाव और काम के बोझ से मुक्त करती है। इस तकनीक ने एक झटके में करोड़ों लोगों को ना समझ या फिर कम समझने होने के टैग से मुक्त कर दिया। यह तकनीक बिना किसी भेदभाव के हर इंसान के पूछे गए सवाल का सटीक ढंग से जवाब देती है और उसका उपयोग करके हर व्यक्ति को यह बता सकता है कि उसे चीज़ों की समझ है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब हम कम से कम शब्दों में सवाल पूछने में अपनी कौशल का उपयोग करें। हम बेहद सटीक कीवर्ड का उपयोग करें, जिससे हम भी चैट जीपीटी को सहयोग करें ताकि वह हमारे काम बेहतर ढंग से कर सके। यह अकेली हिंदी भाषा के लिए ही नहीं, हर भाषा के लिए वरदान बनकर आई है। चैट जीपीटी वास्तव में हम किसी भी भाषाभाषी वाले लोगों को अंग्रेजी के संचित और संरक्षित ज्ञान के बराबर का हिस्सेदार बना दिया। इसलिए हमें एआई चैट जीपीटी से किसी भी तरह से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें खुश होना चाहिए। अंग्रेजी की भाषा बाधा को चैट जीपीटी पलक झपकते ही दूर करने में सक्षम है। इसलिए यदि आपने चैट जीपीटी का सही उपयोग करना सीख लिया, जिसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर हमारी हिंदी का भविष्य बहुत ही उर्वर है। बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। एक आप देखते हैं कि अभी सीताराम येचुरी की डेथ हुई है ना, और राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रतीक और ए लेफ्ट के नेता थे, राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ऐसे लोगों के जीवन के बारे में सीखना अपेक्षाकृत कड़ी चुनौती होती है, जिनकी राजनीतिक शख्सियत के साथ ही बुद्धिजीवी के रूप में भी पहचान रही हो। कॉमरेड सीताराम येचुरी उन चुनिंदा मार्क्सवादियों में से एक थे जिनके जीवन में आप थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं देख सकते हैं। कॉमरेड येचुरी केवल भारत के ही जाने माने मार्क्सवादी नेता नहीं थे, बल्कि समूचे विश्व में उनकी अपनी एक पहचान थी। भारत में मार्क्सवाद का वह एक लोकप्रिय चेहरा थे। सीताराम येचुरी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की थी, जहां वह 3 बार छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। यदि आप उनके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखेंगे तो वह बहुत शानदार रहा है। आज भी इस विश्वविद्यालय के उनके तमाम बैचमेट यह मानते हैं कि उनके जैसा वक्ता उन्होंने बहुत कम ही देखा है। येचुरी काफी देर तक अपने वक्तव्य देने और अपने उग्र भाषणों के लिए मशहूर थे। आपातकाल में गिरफ्तारी। वर्ष 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था ना, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, उसी की बात हो। वह औपचारिक रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकापा में शामिल हुए थे। उसी वर्ष देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई। आपातकाल की समाप्ति के बाद भी उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं किया। जेएनयू में वह बहुत ही लोकप्रिय थे। केवल छात्रों के बीच नहीं, बल्कि अध्यापकों के बीच भी वह काफी लोकप्रिय थे। छात्र संघ चुनाव में एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के वह हमेशा स्टार विचारक रहे और उनकी सभाओं में छात्र संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहते थे। जेएनयू की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह की है, यह दिल्ली एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। इस कारण यहाँ से विमान बहुत नीचे से गुजरता है। विमानों को निरंतर आवाजाही के कारण उनकी सभा में व्यवधान पैदा होता था। मुझे याद है कि वह हमेशा बोलते थे कि जेएनयू की छात्र राजनीति में इन विमानों के अलावा और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। येचुरी ने अपना पूरा जीवन अपनी पार्टी के प्रति समर्पित कर दिया था। इस लिहाज से यह कह सकते हैं कि वह एक सफल प्रोफेशनल जीवन जीकर इस धरती से विदा हुए। यह आसान भी नहीं है, क्योंकि वह जिस दल माकापा से जुड़े थे उस पर विश्व के अनेक हिस्सों में कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। इन परिस्थितियों के बीच उन्होंने जल्द ही अपनी पार्टी के भीतर अपना एक स्थान बनाया। 1985 में केंद्रीय समिति के सदस्य बने, 1992 में पार्टी पुलित ब्यूरो के सदस्य बने और 2015 में महासचिव बने। एक और आपको बताता हूँ, मरने के बाद भी आप देखते हैं कि वो कुछ करके गए, अपना शरीर उनका दान कर दिया गया। इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता है। समाजवाद के पैरोकार येचुरी एक सफल सांसद भी थे। उनकी प्रशंसा तमाम अन्य दलों के नेता भी करते हैं। वामपंथी विचार को प्रखर तरीके से भारत में उपयोग करते हुए जब यह माना जाता था कि वैश्वीकरण और बाजार अर्थव्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है, उस समय वह कहते थे कि ऐसा मानना गलत है। समाजवाद को वह इसके विकल्प के रूप में बताते थे। अपने इन विचारों के कारण वह दुनिया की तमाम वामपंथी पार्टियों में काफी लोकप्रिय थे। वह काफी खुले विचारों के व्यक्ति थे। एक दौर में उन्होंने सभी सोशलिस्ट पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया, हालांकि वह इस कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाए। और सीताराम येचुरी का सीपीएम के अंदर नेतृत्व का जो समय था वह बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। सीपीएम बंगाल हार चुनाव था और राष्ट्रीय परिदृश्य में देश की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही थी और वामपंथी राजनीति पर एक अलग किस्म का राजनीतिक हमला हो रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि देश के आम नागरिकों के बीच सीपीएम की लोकप्रियता में निरंतर कमी आ रही थी। फिर भी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता और सक्रियता के बुते उन्होंने सीपीएम को भारतीय राजनीति में प्रासंगिक दल बनाकर रखा। कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रश्न हो, फिर आईएनडीआई को खड़ा करने का उनकी राजनीतिक भूमिका सदा ही आगे की हो रही है। तेलुगु परिवार में पैदा हुए सीताराम येचुरी राजनीति के एक अलग
असली योद्धा थे। वह ऐसे समय राजनीति में आए जब उन्हें भारत अमेरिका न्यूक्लियर समझौते के संदर्भ में अपनी पार्टी के भीतर ही बहस करनी पड़ी थी। सीपीएम से जुड़ा अब तक का बहुचर्चित मामला वर्ष 1996 में समुचित अवसर आने के बावजूद ज्योति बसु का प्रधानमंत्री नहीं बनना भी माना जाता है। इस बारे में जब एक बार मैंने यशवी जी से पूछा तो उन्होंने कहा, मार्क्सवादी लोग इतिहास से सीखते हैं परंतु निगाह हमेशा वर्तमान भविष्य पर रखते हैं। माना तो यह भी जाता है कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री नहीं बनने की सलाह देने वालों में वह भी शामिल थे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि राजनीति में वह पिछड़ते नजर आए, परंतु उनकी राजनीतिक विरासत को समाप्त करना आसान नहीं है। वह बौद्धिक रूप से बहुत तेज और राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय होने के साथ ही सरल व्यक्तित्व वाले थे। मेरी उनसे मुलाकात लगभग 5 वर्ष पहले एक ऐसे कार्यक्रम में हुई जहां मैं अपनी 4 साल की बेटी को भी लेकर गया था। कुछ कारणवश मैं उनसे नजरें चुरा रहा था, परंतु उन्होंने मुझे देख लिया और मेरा नाम लेकर बुलाया। वह बोले, क्या यह तुम्हारी बेटी है? मैंने कहा हाँ। वह बहुत खुश हुए और उनके साथ अपने एक तस्वीर लेने के लिए उन्होंने मुझसे अनुमति मांगी। समझा जा सकता है कि वह कितने सरल व्यक्ति थे। बिना अनुमति के वह तस्वीर लेना अनुचित मानते थे। साथ ही उन्होंने मुझसे कहा कि अभी कभी मिला करो कॉमरेड। तो ये थे एस्चुरी सीताराम। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो दैनिक जागरण है, इसका जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। मेरा एक सुझाव है आप लोगों के लिए और मैं इस पर काम भी कर रहा हूं कि हम लोग क्या किया करेंगे ना, कि जो और भी न्यूज़पेपर आते हैं और बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या जनसत्ता हो और भी अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तो इसके लिए मैं कहता हूं कि शाम के टाइम कोई एक टाइम चुन लीजिए जो उनके आर्टिकल रहा करेंगे, उन्हें आप लोग पढ़ सकते हैं। वो ऑप्शनल रहेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं इतना कह सकता हूं कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर फायदा नहीं पहुंचाते हैं तो। ठीक है, अपना सुझाव आप लोग टाइमिंग के हिसाब से दे सकते हैं, बता सकते हैं। और ये मैं कहता हूं कि दैनिक जागरण अगर पूरा कवर कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो ही जाता है। फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर आप लोग देख लिया करिएगा। धन्यवाद।